हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमी के सेशन में दोस्तों आज हम एक महत्वपूर्ण सेशन को लेकर आप लोगों के लिए आए हैं, जिसमें चूंकि अभी समष्टि अर्थशास्त्र को हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, 2 या 3 लेक्चर ही मात्र उस पर हुए थे और किसी कारण से उसको सेशन को बंद करना पड़ा था, लेकिन चूंकि आपके एग्जाम आ चुके हैं तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए एक मॉडल पेपर के रूप में बोल सकते हैं मॉडल पेपर, पर दोस्तों एक प्रकार से दोस्तों संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। उसके जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य है, जितने भी महत्वपूर्ण आपके जो भी इसके अंतर्गत टॉपिक हो सकते थे, उन सभी पर चर्चा आज हम यहाँ पर इस सेशन के अंतर्गत करेंगे, जिसमें दोस्तों की 15 कुछ टॉपिक होंगे इसके अंतर्गत और कुछ शॉर्ट टॉपिक होंगे। तो एक मॉडल पेपर की तरह ही क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में इसको हम आज डिस्कस करेंगे। और यकीन मानिए, अगर आपने ये सेशन पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक अगर पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपके एग्जाम में अगर आपका सब्जेक्ट समष्टि अर्थशास्त्र है तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। 100% टोटल क्वेश्चन आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इसलिए इस आज के सेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे आप लोग। और सिर्फ अगर आपने अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा होना तो आज के सेशन में मैं जितना डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बस इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, इतने टॉपिक तैयार कर लीजिए। इसके बाद में आपको मैक्रो इकोनॉमी के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं दोस्तों सेशन आज का, जिसमें आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर, जो कि जैसा आपको दिख रहा है प्रिंट पर भी है ना, मॉडल पेपर 2023 के अकॉर्डिंग। जी हाँ दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र में आईएमपी क्वेश्चन आंसर सीरीज में देंगे आज, और संपूर्ण अर्थशास्त्र आज के एकमात्र सेशन में पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं। और दोस्तों इसकी आंसर शीट कहें कि आज के पूरा पीडीएफ जो है आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? आइए, बस कंडीशन एक ही है कि सेशन में एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको समष्टि अर्थशास्त्र में समस्या है तो इसके बाद आपको कोई समस्या नहीं रहने वाली आज के सेशन के बाद में। दोस्तों कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। 5 ये है, इसके बाद में 5 प्रश्न इस पर, टोटल 10, उसके बाद 15 क्वेश्चन। ये देखिए 15 क्वेश्चन टोटल ये है। जैसा कि हम इससे पहले मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करते थे, उसमें भी दोस्तों आपको 15 क्वेश्चन हम दीर्घ उत्तरी प्रकृति के प्रोवाइड करते थे और 10 प्रश्न आपको देते थे शॉर्ट, है ना, अर्थात लघु प्रकृति के। तो यहां पर उसी फॉर्मेट में आज हम इस पूरे संपूर्ण समष्टि अर्थशास्त्र पर डिस्कस करेंगे। तो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी हमारे होंगे, जिसमें हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरी प्रकृति वाले प्रश्नों के उत्तरों पर, है ना, उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके लघु उत्तरी प्रकृति के। क्लियर है ना? यहां तक का पूरा मैटर आपको क्लियर होना चाहिए कि आज के सेशन में आप क्या लेने वाले हो, ठीक है ना। आइए तो दोस्तों शुरू करते हैं सेशन आज का। अब चूंकि देखिए ये सेशन लेके आने का मेरा एकमात्र उद्देश्य रहा है कि आप लोगों की डिमांड, इससे पहले जब भी हम मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करते थे तो उसमें सिर्फ आपको प्रश्न दिया करते थे, तो एंड तक आप लोगों की कमेंट आती थी कि सर इसकी आंसर शीट कहाँ मिलेगी, है ना। हालांकि बार बार बीच बीच में कई बार मैंने बताया भी आप लोगों को प्रत्येक उसमें मॉडल पेपर में कि आंसर शीट आपको स्वयं से लेनी है, स्वयं से जो भी किसी भी पुस्तक से आप उसके आंसर निकाल सकते हो। तो आपकी कमेंट और आपकी कंफ्यूजन के कारण ही मुझे इस प्रकार का सेशन आज लेकर आना पड़ा है। सेशन थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा, लेकिन दोस्तों आपकी टेंशन हमेशा के लिए खत्म होने वाली है समष्टि अर्थशास्त्र को लेकर के विशेषकर, है ना। इसके बाद में आपको किसी पुस्तक का भी सहारा नहीं लेना है। जो मैं डेटा आपको आज प्रोवाइड करने वाला हूं ना, बस उस डेटा को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसी के आधार पर आप एग्जाम दे सकते हैं और टॉपिक कर सकते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न है समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के मध्य अंतर संबंध, मतलब इसमें आपको संबंध भी बताने हैं दोनों के और इसके बीच में अंतर भी बताने हैं। अब इसके आंसर राइटिंग में क्या करने वाले हो आप, बेसिकली हम इस पर सेशन ले चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में संबंध क्या है। देखिए फुल डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, याद रखिएगा। जैसा हम सेशन लेकर आप लोगों के लिए आते हैं ना कि फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक टॉपिक ही हमारा आधे से पौने घंटे का होता है, लगभग 45 मिनट के समथिंग होता है। अब इसमें हम ये आज की जो पीडीएफ है दोस्तों या पीपीटी है, ये 91 पेजेस की है। 91 पेजेस पे अगर हम डिस्कस करने लगेंगे तो कम से कम 8 से 9 घंटे का सेशन चलने वाला। इसलिए मैं आज आप लोगों को
जो है एक तरीका बताने जा रहा हूं, उसमें आंसर भी दे रहा हूं और जो है इसके पॉइंट हेडिंग समझाते हुए आगे बढ़ूंगा मैं, जिससे कि सेशन ज्यादा लेंदी ना हो और लगभग 1-1.5 घंटे में ही समाप्त हो जाए। कोशिश करूंगा 1 घंटे से अंदर समाप्त करने की, है ना, लेकिन सेशन बहुत पूरा समष्टि अर्थशास्त्र, संपूर्ण अर्थशास्त्र पर चर्चा करेंगे तो थोड़ा लंबा जरूर जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से, लेकिन हाँ आज के बाद में अगर आप लोगों की डिमांड आएगी कि सर इसको एक ही क्लास में आप मास्टर क्लास लेकर आइए और एक ही क्लास में अगर आप कंप्लीट कर, अगर आप डिमांड करते हो तो मैं इसको कंप्लीट एक ही सेशन में कंप्लीट भी डिस्कस करवा दूंगा, जो 7-8 घंटे या 10 घंटे तक की भी क्लास हो सकती है, इसी प्रकार से लाइव आकर ही। चलिए तो दोस्तों सबसे पहले समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच में संबंध, तो अगर इसको समझना है, संबंध वालों को अंतर संबंध को समझना है, तो इसकी कंडीशन क्या है कि पहले आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पता होना चाहिए और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पता होना चाहिए। दोनों कंडीशन अगर आपको पता है तो इनके बीच में आप अंतर संबंध को दर्शा सकते हो बड़ी ही आसानी से। देखिए व्यापक, इसमें क्या लिखा हो, पहली हेडिंग क्या है दोस्तों कि व्यापक आर्थिक विश्लेषण में सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता। व्यापक आर्थिक विश्लेषण मतलब समष्टि अर्थशास्त्र और सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो यहां पर पहली हेडिंग में कहा जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र के विश्लेषण में व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या आवश्यकता है ना, आवश्यकता को दिखाया गया है। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जब हम किसी भी तथ्य का विश्लेषण करते हैं तो उसमें हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता कैसे पड़ती है, ये कुछ बिंदुओं के माध्यम से यहाँ ये डिस्कस किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखेंगे कि सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण के लिए व्यापक आर्थिक विश्लेषण की आवश्यकता क्या होती है और कैसे होती है, ठीक है ना। तो ये दोनों के बीच में हो गया आपका अंतर संबंध, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के बीच में अंतर को कि दोनों में क्या अंतर है, समष्टि और व्यष्टि दोनों अर्थशास्त्र में क्या जो है डिफरेंस है। तो इन 4 बिंदुओं के माध्यम से जो है इसका डिफरेंस भी हम देख सकते हैं, ठीक है ना। 4 बिंदुओं को सेपरेटली दिया गया है, आप लोग पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखिए अध्ययन के आधार पर दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र की अगर बात करें तो ये कुछ संपूर्ण या व्यक्तिगत इकाइयों की बात करता है, वो समष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो संपूर्ण की बात करता है। उसी प्रकार से व्यवहार के आधार पर, है ना। इसके बाद में 4 पॉइंट थे आपके, एक दृष्टिकोण के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। ये 4 बिंदु अगर आप कर देंगे तो ये दोनों स्लाइड से आपका ये क्वेश्चन आज का हो जाएगा, इस क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, है ना, दोनों के बीच का अंतर संबंध वाला। क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कि राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं, राष्ट्रीय आय की अवधारणा। अब पूरे देश की जो राष्ट्र की जो आय है, उस आय की कुछ अवधारणाएं होती है ना, जिसके माध्यम से हम राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करते हैं। कौन कौन सी अवधारणा दोस्तों आप लोगों ने अच्छे से सुनी होगी, सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है ना। सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब ये जो 3 टर्म आपको दिख रही है ना, इन तीनों टर्म को आपको एक्सप्लेन करना है और इसी के साथ में आपका ये आंसर भी क्लियर हो जाएगा। तीनों को मैंने सेपरेटली बताया, इसके अंतर्गत सेपरेटली इसका आंसर दिया गया है, आप लोग आसानी से देख लीजिए, है ना। अभी साइट में होने का मत बोलिएगा, मैं पूरा आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर शांति से पढ़ के इसकी तैयारी कर लीजिए अच्छे से, ठीक है ना। तो पहली टर्म है आपकी है सकल कुल घरेलू उत्पाद, है ना, सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का यहां अर्थ भी दिया गया है और इसकी परिभाषा भी दी गई है, क्लियर है ना। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों तो देखिए पूरा विस्तार मिलेगा और विस्तार भी कितना, जितने डेटा की आपको आवश्यकता है, जितने डेटा से आप व्यवहारिक रूप से समझ सकते हो, है ना, और संभवतः किसी पुस्तक से आसान भाषा में यहां पर उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपको सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी, और नेक्स्ट में आपको इसमें भी देखिए अर्थ परिभाषा मिल गई, इसमें भी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। तो इसके अंतर्गत भी दोस्तों आपको जो है इसको कंप्लीटली समझने का मौका मिल जाएगा। इसको पूरा पढ़ोगे तो एकदम इजी टर्म है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप आसानी से इसको समझ सकते हो, ठीक है ना। इसी प्रकार से दोस्तों 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय आय लेखांकन किसे कहते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय आय लेखांकन, प्रश्न है राष्ट्रीय आय लेखांकन किसे कहते हैं, इसका प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है, इसके अलावा सामाजिक लेखांकन क्या होता है और इसके विभिन्न क्षेत्र और महत्व का वर्णन किया। अब देखिए कितनी टर्म यहां पर पूछी गई आप लोगों से। सबसे पहले तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। दूसरा इससे पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन का प्रस्तुतिकरण कैसे किया जाता है, इसका प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, या राष्ट्रीय आय या फिर सामाजिक लेखांकन क्या होता है।
और इसके क्षेत्र और महत्व कुल मिलाकर के आपसे यहाँ पर 5 टर्म पूछी गई है जो कि एक दूसरे से संबंध रखती है। तो यहाँ पर आप इसकी शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन परिभाषा से जो कि फ्रैंक जोन के द्वारा दी गई है। फ्रैंक जोन ने जो परिभाषा दी है, राष्ट्रीय आय लेखांकन, लेखांकन वह विधि है जिसकी सहायता से आर्थिक क्रियाओं को मापा एवं समझा जाता है। एकदम इजी भी है। और देखिए, जब भी किसी आंसर की शुरुआत करो ना तो किसी विद्वान के लेख से स्टार्ट कर सकते हो, या एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हो, या करंट के कोई मुद्दा अगर उस टॉपिक से संबंधित चल रहा तो उससे उसकी शुरुआत कर सकते हो। ऐसी शुरुआत करने से एकदम आंसर राइटिंग जो होती है ना, आपका जो आंसर होता है वो एकदम इफेक्टिव लगता है। जब एग्जामिनर उसको पढ़ता है तो एक इंप्रेस हो जाता है और नंबर उम्मीद से ज्यादा मिलते हैं उसमें, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, राष्ट्रीय आय लेखांकन का अर्थ स्पष्ट दिया गया है। राष्ट्रीय आय लेखांकन को आप यहां से इसको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। कुछ परिभाषाओं के साथ में आप लोग पढ़ेंगे, इसको इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में इसका क्षेत्रवार, राष्ट्रीय आय लेखांकन क्षेत्रवार, ठीक है। नेक्स्ट है इसका इसको भी देखिए 3 पॉइंट में इसको दिया गया है। 3 पॉइंट है ना, माफ कीजिएगा 5 पॉइंट इसके अंतर्गत भी 5 पॉइंट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें आर्थिक कल्याण से क्या से है, जो टर्म में आपको बताया जा रहा है इसको ध्यान से सुनते चलिए। और अभी नोट करने की कुछ जरूरत नहीं है, अभी यहां पर आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है, यहां कुछ भी नोट डाउन नहीं करना है। खाली आप ये टर्म समझते चलिए कि किस टर्म को आपको कैसे पढ़ना है, पढ़ना क्या है ये दिया गया है आप लोगों के लिए, बस करना कैसे है जिससे कि आपका एक पूरा स्ट्रक्चर बनता चले, पूरा समझ आता चले कि आपको कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है ना। तो देखिए क्या कहा गया है यहाँ पर, पहली टर्म क्या है कि राष्ट्रीय कल्याण, पहली टर्म आपको मिली राष्ट्रीय कल्याण, है ना। उसके बाद राष्ट्रीय आय के साथ इसके संबंध क्या है, राष्ट्रीय कल्याण का संबंध, राष्ट्रीय कल्याण का संबंध या मतलब किसी देश का कल्याण और राष्ट्र की आय दोनों के बीच में कितना संबंध होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, हम लोगों पर व्यक्तिगत रूप से अगर एग्जांपल लें तो किसी एक व्यक्ति का कल्याण और उस व्यक्ति की आय, इन दोनों के बीच में कुछ संबंध हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। तो उसी संबंध के बारे में हमें यहाँ चर्चा करनी है। तो एक राष्ट्र का कल्याण और राष्ट्र की आय दोनों के बीच संबंधों को हमें यहाँ दिखाना है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय के आकार और वितरण में परिवर्तन के आर्थिक कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा देश की राष्ट्रीय आय से आर्थिक कल्याण के संबंध, कुल मिलाकर के एक राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण की बात यहां पर हो रही है। अब इस टर्म को घुमा भी सकता है एग्जामिनर कि राष्ट्रीय आय और देश के आर्थिक विकास के बीच अंतर संबंध को दर्शाइए, दोनों कैसे एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसको भी कुछ बिंदुओं के माध्यम से आप लोग कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक कल्याण से आर्थिक कल्याण को हम पहले एक्सप्लेन करेंगे कि आर्थिक कल्याण एक्चुअल में क्या है ना। आर्थिक कल्याण को एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों ने, ये पूरा डेटा है आपके सामने, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के बीच में संबंध को दिखाएंगे। अब उन संबंध के लिए हम कुछ बिंदुओं का सहारा लेंगे, है ना। पहला पॉइंट है इसमें राष्ट्रीय आय के आकार या मात्रा में परिवर्तन और आर्थिक कल्याण, ठीक है ना। इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद देखिए इसके अंतर्गत भी कुछ बिंदु दिए गए हैं। फर्स्ट में कुछ बिंदु दिए गए हैं, ये 5-6 बिंदु के माध्यम से इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में सेकंड पॉइंट पर आ जाएंगे, राष्ट्रीय आय का वितरण क्या है। ये सारी टर्म क्वेश्चन में दी गई है, जब क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ये आंसर समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। इसकी के अंतर्गत भी कुछ बिंदु दिए गए हैं जिसके माध्यम से आपका ये आंसर और भी इफेक्टिव भी बनता है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए याद रखने के दृष्टिकोण से इजी भी हो जाता है। लास्ट में निष्कर्ष कर देंगे, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं। क्या टॉपिक है, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत क्या है दोस्तों, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। बस आपको ये कंप्लीट करना है। रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत दिया गया है, इस सिद्धांत को आप अगर कंप्लीट समझ जाएंगे तो उसकी आलोचना भी कर पाएंगे, है ना, उसके बारे में समझा भी पाएंगे। क्षेत्र विशेषता, महत्व, जो कुछ है, देखिए जब भी कोई टॉपिक होता है ना तो टॉपिक की मेन पॉइंट जो होता है उसको पकड़िए। उसको पकड़ने से अगर उसको कंप्लीट कर लोगे तो उससे संबंधित जितने भी शब्दावलियां हैं उसको अपने आप कंप्लीट कर ले जाओगे। देखिए रोजगार के परंपरावादी और प्रतिष्ठित सिद्धांत, अब इसके अंतर्गत भी 2 प्रकार के सिद्धांत है। फिर रोजगार का एक परंपरावादी सिद्धांत जो प्रारंभ से चला रहा था और एक प्रतिष्ठित सिद्धांत, है ना, जो आधुनिक काल में दिया गया हो। तो यहां पर देखिए, यहां पर परंपरावादी या प्रतिष्ठित सिद्धांत, इसकी चर्चा करनी है। किन्स ने किन किन आधारों पर उनकी आलोचना की है, ठीक है ना। किन्स ने रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना की है। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत से नियम, देखिए से नियम पर आधारित है। किससे, से नियम पर।
आधारित है। व्याख्या कीजिए। कुछ टर्में आपकी ऐसी होती हैं जो आपने कभी सुनी है ना कभी देखी है और ना कभी पढ़ी है। अभी देखिए यहाँ पर रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत से, ये से एक टर्म है, ये शब्द नहीं है, एक टर्म है, से नियम पर आधारित है। तो वो नियम क्या यहाँ पर वो भी दिया गया। देखिए सबसे पहले आप प्रस्तावना को कंप्लीट करेंगे, प्रस्तावना के बाद में आएंगे आप सिद्धांत की मान्यताओं को देखेंगे, मान्यताओं के बाद में दोस्तों आप देखिए ये से का नियम आ गया, ये से का नियम आ गया। से के नियम को आप कंप्लीटली पर इजी कुछ भी नहीं है ना, एक से एक दार्शनिक है, उनके द्वारा जो नियम दिया गया था वही है और कुछ भी नहीं है। से एक दार्शनिक का नाम था या अर्थशास्त्री का नाम बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ये पूरा नियम यहां से इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा किन्स का रोजगार सिद्धांत। भाई जो प्रतिष्ठित सिद्धांत था रोजगार का, किन्स ने उसकी आलोचना की थी। अब आलोचना कौन करेगा? जिसको उसका ज्ञान होगा। अब किन्स ने उसकी आलोचना की और अपना स्वयं का एक सिद्धांत दिया, रोजगार का सिद्धांत। तो यहां पर आपको कंप्लीटली किन्स के रोजगार सिद्धांत को समझना है, ठीक है ना। तो किन्स के रोजगार सिद्धांत का अर्थ पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा किन्स का अर्थशास्त्र क्या है। किन्स का अर्थशास्त्र, उसको देखिए समग्र मांग की कीमत, पहला पॉइंट हो जाएगा इसके अंतर्गत। दूसरा पॉइंट होगा समग्र पूर्ति कीमत, तो दोनों टर्म को समझ लोगे। उसके बाद में थर्ड पॉइंट आ जाएगा रोजगार के स्तर का निर्धारण, ठीक है। इस प्रकार से ये आप इसको कंप्लीटली समझ सकते हो और कुछ चित्र के माध्यम से भी, ये चित्र के द्वारा भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, एक बात और दोस्तों, चित्र देख करके मुझे यहाँ पर याद आया, मैंने इस स्लाइड में ज्यादा ग्राफ की या कहें कि कर्व की इनका इस्तेमाल मैंने कम ही किया है। एक्चुअल में ये कर्व आपको आपकी पुस्तक में भी देखने को मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे, है ना। लेकिन जो महत्वपूर्ण डेटा था मैंने आपको वो प्रोवाइड करने का प्रयास किया है, तो उसको भी अगर आप पढ़ लेते हैं आपका अध्ययन इजी हो जाएगा। इस प्रकार से उस टॉपिक से संबंधित अगर आपको कुछ चित्र वगैरह चाहिए, तालिकाओं का तो लगभग प्रयोग यहाँ पर किया है, लेकिन अब यार देखिए ये जो बना हुआ है ना, पूरा चित्र बना हुआ है, ये बनाने में टाइम बहुत लगता है। यहाँ पर एक एक बिंदु को पूरा डालना पड़ता है, तो पीपीटी डिजाइन करते वक्त तो बहुत ज्यादा समय लगता है इसके अंतर्गत, इसलिए ज्यादा इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है ना, क्योंकि जल्दी कंप्लीट करना था। इस पीपीटी को कंप्लीट करने में लगभग 3 से 4 दिन लगे हुए, क्योंकि एक ही इंसान काम करता है इस पीपीटी पर, हमारे पास कोई विशेष टीम नहीं है, एक ही व्यक्ति काम करता है, तो उस एक व्यक्ति को 4 से 5 दिन इसके अंतर्गत लगे हैं। और अगर पूरी तरह से कंप्लीट किया, जिस प्रकार से हम आपको सेशन लेकर आते हैं, जो नॉर्मली हम पीपीटी तैयार करवाते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, अगर इस तरह से अगर इसको तैयार करवाते तो शायद 8 से 10 दिन कम से कम इसके अंतर्गत लग जाते, और इतना वेट करवा आप लोगों को करवाना मुझे उचित नहीं लगा। इसलिए कि अभी शॉर्टली आप पढ़ लीजिए, जितना आपसे कवर हो सके उतना कवर कर लीजिए। अगर फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है, देखिए ये किस लिए है कि हो सकता है 4-5 दिन में जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम है अभी, तो उनके लिए बहुत बेनिफिट की चीज होगी, लेकिन जिनके एग्जाम में भी और ज्यादा समय है तो उनके लिए मैं एक मास्टर क्लासेस ला सकता हूं, जिसमें समष्टि अर्थशास्त्र को एक साथ ही कवर कर लेंगे, एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। थोड़ा लंबा होगा वो, लेकिन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर उपभोक्ता फलन। क्या है दोस्तों? उपभोक्ता फलन। उपभोक्ता फलन क्या है? उपभोक्ता फलन की प्रवृत्ति और उपभोक्ता फलन की व्याख्या, आय उपभोग के संबंध में किन्स के विचार और किन्स के उपभोग संबंधी आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम। देखिए चारों टर्म है, 4 टर्म एक ही है, टर्म अलग अलग नहीं है, टर्म एक ही है, 4 प्रकार से दी गई है। और ये जो अथवा में प्रश्न दिए गए ना दोस्तों, इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ के अगर आप पढ़ेंगे तो इस एक ही आंसर से आप इन सबके आंसर कर पाएंगे, नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो प्रश्न है उपभोग फलन की प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? पहली टर्म है आपकी उपभोग फलन की प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? उपभोग फलन की प्रवृत्ति। दूसरी टर्म है उपभोग फलन की व्याख्या, ठीक है। और उपभोग के संबंध में किन्स के विचार। तो ये उपभोग फलन जो है या उपभोग है, आय उपभोग है, इसके संबंध में किन्स ने अपने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, या किन्स के उपभोग संबंधी आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम। तो देखिए टर्म एक ही है, जो कंसेप्ट है हमारा वो एक ही है, लेकिन उसको 4 प्रकार से घुमाया गया है।
चारों कंडीशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी देखने को, उपभोग फलन या उपभोग की प्रवृत्ति। पहली टर्म आपको यहाँ से मिल रही है उसको देखने के लिए, देखिए यहाँ से, ठीक है ना। आगे आपको देखने को मिलेगा इसके प्रथम और द्वितीय सब प्रकार के नियम डाल दिए गए हैं। उसके बाद में कुछ उदाहरण के माध्यम से ये तालिका भी दी गई है। पढ़ोगे एकदम इजी है, पढ़ते ही समझ आएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा बिल्कुल भी, बस आराम से शांति से पढ़िए, इसको पढ़ोगे तो इजीली समझ आ जाएगा। इसके बाद में देखिए इसको पूरा इस प्रकार से एक्सप्लेन कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका कि पूंजी की सीमांत कुशलता क्या है, यह विनियोग को किस तरह प्रोत्साहित करती है। क्या आएगा, पूंजी की सीमांत कुशलता है ना, पूंजी की सीमांत कुशलता, पूंजी की सीमांत कुशलता क्या है और ये विनियोग को किस तरह से प्रोत्साहित करती है, या विनियोग फलन की व्याख्या कीजिए। पूंजी की सीमांत क्षमता कुशलता ब्याज दर पर विनियोग किस प्रकार निर्भर करता है। सब कुछ पूरा एक्सप्लेन किया गया है इजी लैंग्वेज में, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, है ना। बुक से तो इजी ही होगा, 100% बुक से इजी ही है किन्स के अनुसार, और ये पूरी व्याख्या। अब चूंकि यार दोस्तों देखिए मैं भी ये तो मैं नहीं चाहता था कि एज इट इज लैंग्वेज आप लोगों के लिए यहाँ पर किताबी लैंग्वेज में लेकर आऊं, कभी आज तक कभी लेकर नहीं आया। ये मेरा पहला टर्म है या पहला लेक्चर है जिसमें थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज, क्योंकि हमेशा लैंग्वेज मैंने इजी करके ही देने का आपको प्रयास किया, जिससे कि एक बार पढ़े और एक बार में समझ आ जाए। लेकिन मेरी आज मजबूरी थी क्योंकि सेशन बहुत ज्यादा लंबा था, कार्य बहुत लंबा था और आपके पास समय नहीं था, आपके एग्जाम आने वाले थे। और मेरे जो पूरी इच्छा ये थी कि इस मॉडल पेपर को मैं इस प्रकार से नहीं लेके आऊं, बल्कि एक एक क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से आपको जैसे मैं सेशन में समझाता हूं व्यवहारिक रूप से उसी तरह से समझाऊं। लेकिन आपके पास समय ना होने के कारण मैं इसको समझा नहीं पा रहा हूं, स्पीड से थोड़ा आगे बढ़ना पड़ रहा, ताकि जिनका एग्जाम अभी 2-4 दिन में होने वाले ना, वो स्टूडेंट इसको कवर कर पाए, यहाँ से इससे पढ़ पाए। लेकिन जिनके इस एग्जाम में अभी वक्त है, टाइम है, वो आप थोड़ा सा निश्चिंत रहें। मैं इस पर एक मास्टर क्लासेस, फिर से बोल रहा हूँ, मास्टर क्लासेस लेकर आऊंगा, जिसमें एक ही सेशन में पूरा समष्टि अर्थशास्त्र, यही 15 प्रश्न पूरे विस्तार से समझेंगे, व्यवहारिक रूप से समझेंगे। और इन 15 प्रश्नों के बाद में आपको किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं है, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बस ये 15 प्रश्न अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो फिर आपको समष्टि अर्थशास्त्र में कोई हरा नहीं सकता। ये मेरे दावा है, ये मेरा, मान लीजिएगा। और अभी तक की हमारा जो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये कोई हवाबाजी वाली बात नहीं है। अभी तक के हमारे जितने भी मॉडल पेपर रहे हैं उनको आप देख सकते हैं, उनको सब्जेक्ट वाइज अगर आपका सिलेबस मैच होता है हमारे कंप्लीट सेशन से, तो आपके मतलब कोई क्वेश्चन आप अभी तक कोई ऐसी कमेंट नहीं आई कि सर एक भी क्वेश्चन बाहर गया, सभी क्वेश्चन आते थे उसमें, है ना। तो उसी आधार पर मैं आपके लिए ये मॉडल पेपर भी लेकर आया हूं। अगर आप इन 15 प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर पाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर इसके बाहर कोई क्वेश्चन आ भी सकता है, सब कुछ इसके अंदर से आएगा, डोंट वरी, ठीक है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा ये भी कंप्लीट किया गया है, पढ़ेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत। देखिए ये प्रश्न भी किन्स का, अभी किन्स को हमने 3 क्वेश्चन देख चुके किन्स से संबंधित, है ना। तो ये किन्स वाली जो टर्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो इनका किन्स का रोजगार का सिद्धांत जो हम इससे पहले देखा था, अभी वो भी कंप्लीट आपको करना है। इसके अलावा ये तरलता पसंदगी सिद्धांत, किन्स का जो ये ब्याज वाला सिद्धांत है ना, ब्याज का कौन सा सिद्धांत है, तरलता पसंदगी सिद्धांत। इस सिद्धांत को भी आपको अच्छे से समझना है, पढ़ना है। तो ये दिया गया है, देखिए ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत, ये पूरा एक्सप्लेन किया गया है, पूरे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, पढ़ेंगे, है ना। और लिखना भी आपको, आंसर राइटिंग भी इसी प्रकार से करना है। नेक्स्ट है मुद्रा के लिए मांग या तरलता पसंदगी सिद्धांत, ठीक है। ज्यादा बड़ा भी नहीं है, देखिए 3 स्लाइड में मात्र आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है, 3 स्लाइड में मात्र। और इसको पढ़ लोगे एग्जाम में अपने आप लिखाता, अपने आप हाथ चलते हैं। ये डेटा भी कम नहीं है, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है आपको, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, इस प्रश्न की एक बात और है, इसमें थोड़ा सा एक ग्राफ है या एक चित्र है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। किसी भी पुस्तक में, जो भी आपके पास पुस्तक हो या फिर आपके पास किसी भी पब्लिकेशन की कोई सीरीज हो, उसमें इजीली मिल जाएगा, है ना। तो वहां पर इसके चित्र को देख सकते हैं आप लोग कि इस चित्र में कैसे इसको पुट किया गया है, इसके डेटा को कैसे पुट किया गया है ना। एक बार देख लीजिएगा। वैसे तो चित्र ज्यादा पूछा नहीं जाता है ब्याज के किन्स को लेकर के, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा, रिस्क नहीं लेना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है ब्याज का आधुनिक सिद्धांत। अब एक सिद्धांत तो था किन्स वाला, और ये सिद्धांत है आधुनिक सिद्धांत, है ना।
तो ब्याज के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या और ब्याज निर्धारण के नव किन्सियन सिद्धांत। अब देखिए कैसे शब्दों को घुमाए, यहां पर किन्स की जगह किन्सियन कर दिया गया है ना। नव किन्सियन सिद्धांत की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। अब यहां पर आपको अगर इस प्रकार से प्रश्न में अगर स्पष्ट बोला जाता है कि चित्र सहित व्याख्या करना है, तो फिर चित्र को पुट करना बहुत आवश्यक हो जाता है आप लोगों के लिए। तो आईएस और एलएम वक्र क्या है इसको समझाना है, आईएस वक्र और एलएम वक्र क्या है इसको समझाना है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये पूरा डिस्क्राइब किया गया है, यहां से यहां तक पूरा कंप्लीटली। इसके बाद में आईएस वक्र को अलग से दिया गया है और इसी प्रकार से दोस्तों आपको एलएम वक्र अलग से दिया गया है। पढ़ेंगे इन वक्र को, कर्व को, तो इजीली समझ आएगा, कुछ भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। चलिए इसके बाद में दोस्तों देखिए इसमें सिद्धांत की आलोचनाएं भी इसमें एक प्रश्न में दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न, मौद्रिक नीति का अर्थ। मौद्रिक नीति को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। वैसे तो 15 जो प्रश्न मैं आपको यहां बता रहा हूं ना, 15 के 15 ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको आप छोड़ सके। मौद्रिक आय, माफ कीजिए मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति को आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे क्वेश्चन, और इसके बाद में इसका मौद्रिक नीति का अर्थ क्या है। देखिए मौद्रिक नीति का अर्थ क्या है, इसके बाद देखने को मिलेगा इसके उद्देश्य क्या है। देखिए मौद्रिक नीति के उद्देश्य क्या है। इसके अलावा ये मौद्रिक नीति के उद्देश्य को भी हमने 5 बिंदुओं में कंप्लीट किया है। इसके बाद दोस्तों इसके उपकरण क्या क्या है ना, परिणामात्मक और गुणात्मक। तीसरे नंबर में इसके उपकरण आ जाएंगे, क्लियर है। और उपकरण भी देखिए सेपरेटली पूरा डिटेल में समझाया गया है यहाँ पर। परिणामात्मक उपकरण क्या होंगे, क्वांटिटेटिव जो टूल्स होते हैं वो क्या होंगे, बैंक दर की नीति, खुली बाजार की क्रियाएं। इसके अलावा प्रारक्षित अनुपातों में परिवर्तन, ये 3 बिंदु के माध्यम से। और गुणात्मक उपकरण में भी 3 बिंदु हम देखेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स के अंतर्गत। उपभोक्ता साख का नियम या सीमांतर में वृद्धि, साख की राशनिंग, ठीक है। अब राजकोषीय प्रशुल्क नीति, राजकोषीय या प्रशुल्क नीति है। इतना समय भी मैं आप लोगों को इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोग ये देख पाए कि किसी बिंदु में कहीं पर कोई कमी तो नहीं है, आंसर किस प्रकार से आपको राइटिंग करना है, कहीं पर कौन से बिंदु में कितनी कितनी टर्म दी गई है, किस किस टर्म को आपको एक्सप्लेन करना, समझना है उसको, है ना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बार बार, क्योंकि बीच बीच में भी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं सेशन को, इसलिए कि ये एक मात्र आपको एक मॉडल पेपर की तरह, मैंने जो 15 प्रश्न पहले आपको बिना आंसर के प्रोवाइड करता था, आज के मॉडल पेपर में मैं आपको आंसर सहित आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मॉडल पेपर हर एक प्रश्न के आंसर उसके साथ है ना। कहीं पर अलग से जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी बुक को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको ये मत समझिए कि ये कोई मास्टर क्लास है जिसमें मैं कंप्लीटली हर एक प्रश्न का आंसर इसको समझा रहा हूं। आपको आंसर कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं सेशन में। अगर आंसर डिस्कस करेंगे तो 8 से 9 घंटे क्लासेस काफी लंबी हो जाएगी। शॉर्ट में क्लासेस को कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, एक मॉडल पेपर की तरह ही, जिसमें मैं आपको आंसर से प्रोवाइड कर रहा हूं। वो जब नेक्स्ट का भी सेशन होता है तो उस सेशन में हम हर एक क्वेश्चन के आंसर को, जैसा हम सेशन में फुल डिटेल्स क्लास लेके आते हैं आप लोगों के लिए, उसी तरह की क्लास यहाँ पर आपकी होगी, जिसमें हर एक क्वेश्चन को पूरे विस्तार से और व्यवहारिक रूप से समझेंगे। तो उस क्लास में लोग दोस्तों टाइम लगेगा, वो सेशन काफी लंबा भी होगा। ये मत समझिए कि आधे 1 घंटे में कंप्लीट पूरे समष्टि अर्थशास्त्र को कंप्लीट कर सकते हैं। समय बहुत लंबा लगने वाला है इसमें, अगर हम इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे तो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर राजकोषीय नीति, तो राजकोषीय नीति का सबसे पहले मीनिंग देखेंगे हम लोग, है ना, इसका अर्थ क्या होता है। इसके बाद इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन देख ली। इसके बाद राजकोषीय नीति और प्रशुल्क नीति की विशेषताएं क्या है, विशेषताओं को भी कुछ बिंदुओं के माध्यम से यहाँ देख लिया हम लोगों ने। फिर इसके बाद में इसका महत्व देखेंगे, योगदान व महत्व देखेंगे। इस प्रकार से दोस्तों देखिए योगदान महत्व भी 5 बिंदुओं के माध्यम से, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन से रिलेटेड। तो मुद्रास्फीति क्या और मुद्रा संकुचन क्या है, तो इन दोनों के अर्थ बताने और कारण भी बताने। पुस्तक में आपको दोनों अलग अलग मिलेंगे, लेकिन आपको दोनों एक साथ पढ़ने हैं, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जा सकता नहीं, जाएगा। मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन का अर्थ और उसके कारण बताइए। या अर्थ कारण के अलावा कुछ और भी टर्म आपको यहाँ पर दी जा सकती है, ठीक है ना। तो मुद्रास्फीति का अर्थ और परिभाषा सबसे पहली टर्म में अर्थ परिभाषा आपको यहां मिल जाती है। इसके बाद में इसके कारण मिल जाते हैं किसके, मुद्रास्फीति के। और अब जो नेक्स्ट टर्म होगी उसमें हम बात करेंगे मुद्रा संकुचन की। तो मुद्रा संकुचन के अर्थ आप देख सकते हैं, मुद्रा संकुचन के कारण भी आप यहां पर कुछ बिंदुओं के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है मुद्रा माफी स्फीति जनित मंदी क्या होती है। स्फीति जनित मंदी क्या होती है, तो ये स्फीति जनित मंदी क्या है, रोजगार और मुद्रास्फीति एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। फिलिप्स वक्र क्या है,
है ना। फिलिप्स वक्र के माध्यम से इसको स्पष्ट करना है। मंदी स्फीति का अर्थ बताना है, नेक्स्ट अथवा में है, और अथवा में ही है कि मंदी स्फीति के कारण और उसको नियंत्रण करने के क्या उपाय है, ठीक है ना। और निस्पंदन स्फीति क्या होती है, जड़ता स्फीति क्या होती है, ये सब एक ही टर्म है, अलग अलग रूप में आपसे पूछी जा रही है। तो प्रस्तावना देख लीजिए यहाँ पर, सबसे पहले प्रस्तावना मंदी स्फीति का, और मंदी स्फीति का अर्थ देख लीजिए यहाँ पर। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर इसके कारण, क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। और इसको रोकने के उपाय, रोकने के उपाय भी यहाँ पर दिए गए हैं 5 बिंदुओं के माध्यम से, इनको भी कंप्लीट कर सकते हैं आप लोग यहाँ से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका व्यवसाय चक्र या व्यापार चक्र, ठीक है ना। व्यापार चक्र, तो व्यापार चक्र क्या होता है, या इसकी अवस्था, या व्यापार चक्र के स्वरूप का वर्णन, 3 चीजें पूछी गई है। सबसे पहले हम इसका व्यापार चक्र का अर्थ देखेंगे, इसके माध्यम से अर्थ समझ लेंगे। उसके बाद परिभाषाएं देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है 3 विद्वानों के माध्यम से। इसके बाद इसकी अवस्थाएं क्या क्या होती है, मतलब कितनी स्टेज होती है, कितनी स्टेप होती है ना, कितनी स्टेप में ही चलता है। तो व्यापार चक्र की अवस्थाएं या स्टेप, तो कितनी अवस्था स्टेप देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 3 स्टेप ये हो चुकी है, 4, 5 प्रतिसार अवस्था, ओके है ना। तो 5 स्टेप में हम इसको देखेंगे। तो इस प्रकार से आपके ये 15 प्रश्न लघु दीर्घ उत्तरी प्रकृति के कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद जब बात करोगे तो अब 10 प्रश्न वो हैं आपके जो कि शॉर्ट नेचर वाले हैं, लघु प्रकृति के हैं, जिनका आंसर आपको लगभग एक 5-6 लाइन के माध्यम से कंप्लीट करना होता है ना, 5-6 लाइन के माध्यम से। तो दोस्तों 10 प्रश्न ये भी आपको करना ही करना है। आंसर की टेंशन मत लीजिए, मैं आंसर आप लोगों के लिए लेकर, हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको यहां मिल जाएंगे। सबसे पहले समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थ और परिभाषा, दैट्स ऑल, ठीक है ना। अगला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद की 2 विशेषताएं दी गई है। इसके बाद किन्सी के सिद्धांत की आलोचनाएं, 2 आलोचनाएं ये कर दी गई है, शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्वरक सिद्धांत का महत्व 3 बिंदुओं के माध्यम से ये भी कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राकृतिक व बाजार ब्याज दर क्या है, प्राकृतिक ब्याज दर या बाजार ब्याज दर क्या है, बहुत अच्छे से दोनों को यहां पर समझाया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय, 2 उपाय यहां दिए गए हैं। लागत प्रेरित स्फीति की आलोचना, तो वो भी दी गई है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रश्न है मांग प्रेरित और लागत प्रेरित स्फीति की तुलना, हो जाएगा यहां से कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आप लोगों को। और नेक्स्ट एंड लास्ट नेक्स्ट प्रश्न है आपका थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, दोनों टर्म को आपको अच्छे से समझना है। थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है, यहां से आप इस पे समझ जाएंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं सीपीआई, है ना, सीपीआई क्या होता है। और इसके बाद में दोस्तों माफ कीजिएगा, चलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है कोई बात नहीं, है ना, थोक मूल्य सूचकांक। और इसके बाद में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोस्तों, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मैंने थोड़ा सा बोल दिया था, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो दोनों टर्म को आप यहां से शॉर्ट में समझ सकते हैं, थोक मूल्य और उपभोक्ता मूल्य, इसके सूचकांक आपको इंडेक्स बताने हैं। तो इंडेक्स क्या क्या है, दोनों इंडेक्स को आप यहां से इजीली कवर कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है व्यापार चक्र को नियंत्रित करने के उपाय। अब देखिए यहां पर हमने लास्ट क्वेश्चन में दीर्घ प्रकृति वाले प्रश्न में हमने व्यापार चक्र को देखा था, लेकिन वहां पर उपाय नहीं देखे थे। तो ये 2 उपाय आपका यहाँ देख लेंगे, तो ये उपाय यहाँ देख लेंगे, तो ये उपाय यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 5 उपाय मैंने यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये आपका दीर्घ में भी हो जाएगा और लघु में भी हो जाएगा, दोनों को कवर करेगा, क्लियर है। चलिए, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा आज का ये शॉर्ट एक जो मॉडल पेपर था, मैंने पूरा प्रयास अपना किया है, मैंने अपना पूरा दिया है, 100% देने का प्रयास किया है कि मैं आपको क्वेश्चन के साथ में आंसर भी दे पाऊं, जो कि मेरे हिसाब से तो कोई भी आपको यूट्यूब पे तो कम से कम नहीं देगा कि इतना करके और क्वेश्चन के साथ में आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दे। और मैं तो आप लोगों को इतना भी बोलने के लिए तैयार हूं कि अगर अभी भी आपके एग्जाम में अगर समय है, टाइम है दोस्तों, तो मैं एक मास्टर क्लासेस भी लेकर आपको आ सकता हूं। जो 15 क्वेश्चन आपने लॉन्ग वाले और जो 10 क्वेश्चन शॉर्ट वाले देखे हैं, इन पर एक सेशन होगा जिसमें कंप्लीटली पूरा विस्तार से और व्यवहारिक रूप से डिस्कस करें, हर एक टॉपिक को डिस्कस कर लें। लंबा जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक ही सेशन में उसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों की अगर भारी डिमांड होगी तो ही कर पाएंगे, क्योंकि उसमें कार्य बहुत ज्यादा रहेगा, समय बहुत ज्यादा लगेगा, उसका हमें डेटा तैयार करने में ज्यादा समय लगेगा। क्योंकि अब समझिए ना, जिस सब्जेक्ट को हम 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट करते हैं, मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को, तो अगर मान लेते हैं कि अगर 30 लेक्चर भी अगर होते हैं तो कम से कम 40 दिन तो आपको मुझे यहाँ पर लग ही जाते हैं आप लोगों को 30 लेक्चर प्रोवाइड करने में। तो सोचिए 40
दिन वाला कार्य अगर एक दिन में कंप्लीट करेंगे हम लोग, एक लेक्चर में 30 लेक्चर का काम एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे तो उसमें वर्क तो उतना ही करना होगा ना, तो समय लगेगा। ठीक है ना। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, मिलेंगे किसी और मॉडल पेपर के साथ में, इंपॉर्टेंट डेटा के साथ में। तब तक आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू।